हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के। और उनका कहना है कि कुछ कंसल्टेंसीज या एजेंट्स उन्हें डायरेक्ट एडमिशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्कोर और बजट क्लेम करते हैं। तो सर इसमें कितनी सच्चाई है? सर अभी जैसे एग्जाम कैंसिल हुआ थर्ड में वाला, उसके बाद बच्चों को तकरीबन 1.5 महीने का समय मिला। तो आपका ओपिनियन क्या है सर? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा बच्चों के प्रिपरेशन पे और ओवरऑल एग्जामिनेशन पे? क्वालिटी तो जरूर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और क्वालिटी जो है और क्वालिटी को इम्प्रूव होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जहां तक मेडिसिन एज ए करियर की बात है, तो मेडिसिन एज ए करियर जो काफी ल्यूक्रेटिव होता था या बहुत ग्लैमरस था, काफी एक रिसेंट एक सर्कुलर बहुत ट्रेंड कर रहा है, जिसमें 54 महीने वाली बात तो है, 1 साल का सेपरेट इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देने की तो बात है, लेकिन नमस्कार। आज मेरे साथ अशोक सर हैं, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं बॉर्ड मास एजुकेशन सर्विसेज के। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज नीट का एग्जाम कंप्लीट हुआ है और पेरेंट्स और बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। उन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ अशोक सर हैं और एक एक करके सारे सवालों के जवाब अशोक सर देंगे। जी नमस्कार। सर, जैसा कि आज एग्जाम हुआ है और बच्चों का कहना, बहुत सारे बच्चों से पेरेंट्स से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि आज का पेपर इजी था, बायो स्पेशली इजी था। 2025 के कंपैरिजन में इजी था, पर कुछ बच्चों का कहना है कि थर्ड में वाले पेपर के कंपैरिजन में टफ था, लेवल अप था। कुछ का कहना है कि इजी था। तो सर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, जो अभी स्टूडेंट्स के अभी ओपिनियन आ रहे हैं, मैंने अभी क्वेश्चन पेपर देखा नहीं है, पर जो अभी स्टूडेंट्स के ओपिनियन आ रहे हैं, तो जो मुझे फील हो रहा है कि 2025 के कंपैरिजन में पेपर थोड़ा आसान रहा है, लेकिन जो 3 मई को पेपर हुआ था उसके कंपैरिजन में पेपर थोड़ा मॉडरेट है। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, पर मॉडरेट है। ओके सर, अभी जैसे एग्जाम कैंसिल हुआ थर्ड में वाला, उसके बाद बच्चों को तकरीबन 1.5 महीने का समय मिला। तो आपका ओपिनियन क्या है सर? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा बच्चों के प्रिपरेशन पे और ओवरऑल एग्जामिनेशन पे? देखिए, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत फायदा हुआ है, उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और उसका आपको असर अभी कट ऑफ में भी देखने को मिलेगा और उनके परफॉर्मेंस में भी। क्योंकि जो अच्छा स्टूडेंट है, जो उसके बाद भी कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, मेंटली मजबूत है, जो इन सब चीज़ों से कम इफेक्टेड हुआ और उसको 45 दिन का आपने एक्स्ट्रा समय दे दिया, 15 मिनट का एग्जामिनेशन हॉल में एक्स्ट्रा टाइम दिया, तो जो अच्छा स्टूडेंट है वो तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट उठाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत डिप्रेस भी हुए, जिनके लिए दोबारा से कंसंट्रेट करना मुश्किल हुआ, जो उतने उस लेवल पे जिनका प्रिपरेशन नहीं था, तो उसका असर उन पे पड़ेगा। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, वो इसका बेनिफिट उठाएंगे। ओके सर, जैसा कि इस बार नीट का एग्जाम लेट से हुआ है, प्री नीट लेट से हुआ, तो रिजल्ट और बाकी का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा? किस तरह का टाइमलाइन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे लगता है कि रिजल्ट जल्दी आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पेपर लेट हुआ है, लेकिन तैयारी इस बार बहुत ज्यादा करके रखा था एनटीए ने। पेपर को बहुत सेफली कंडक्ट करा लिया गया है, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट थोड़ा जल्दी आएगा। रिजल्ट के लिए आप उम्मीद रखिए, हो सकता है कि 10 जुलाई से 15 जुलाई तक आपको रिजल्ट आ जाए। अगर 10 से 15 जुलाई तक रिजल्ट आ गया, तो आपको जुलाई के एंड में ही काउंसलिंग भी स्टार्ट हो सकती है। ओके सर, एक अलग तरह का सवाल है जो कि बच्चों से ही हमारे पास आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि सीट्स भर रही हैं, कॉलेजेस नए नए खुल रहे हैं, तो ओवरऑल मेडिसिन एज अ करियर आपको क्या लग रहा है, इन नए कॉलेजेस का क्या इम्पैक्ट रहेगा? को क्या कुछ क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है नए कॉलेजेस की वजह से? आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, आपका सवाल ये बहुत बढ़िया है। क्वालिटी तो जरूर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और क्वालिटी जो है और क्वालिटी को इम्प्रूव होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। जहां तक मेडिसिन एज ए करियर की बात है, तो मेडिसिन एज ए करियर जो काफी ल्यूक्रेटिव होता था या बहुत ग्लैमरस था, काफी स्टूडेंट ये सोच के मेडिसिन में आते थे कि वो बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे, तो ये सब थोड़ा भी चैलेंजिंग होगा, और आने वाले वक्त में आप इसको और कॉम्पिटिटिव होता हुआ देखेंगे। सिर्फ एमबीबीएस एक जस्ट स्टैंडर्ड डिग्री रह जाएगा, और स्टूडेंट्स को पीजी करना
या सुपर स्पेशलाइजेशन करना बेहद जरूरी रहेगा। अगर आप मेडिसिन में अपना करियर बनाने आए हैं तो आपको थोड़ा लंबा पेशेंस रखना पड़ेगा और ज़्यादा मजबूती से अपने एकेडमिक्स के ऊपर में, अपने लर्निंग के ऊपर में, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर में काम करना हो। ओके सर, इस बार का जो पेपर हुआ है तो आपका क्या ओपिनियन है सर कि कट ऑफ वगैरह कैसा आ जाएगा? स्कोर वर्सेस कट ऑफ वर्सेस रैंक किस तरीके का रहेगा और कॉलेजेस में किस तरह की संभावनाएं रहेंगी इस बार एडमिशन की? देखिए, अभी पेपर मैंने देखा नहीं है और पेपर के ऊपर में बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अभी रिव्यू आने बाकी हैं। टीचर्स क्या बोलते हैं पेपर्स के बारे में वो भी सुनना अभी बाकी है। तो अगले 2-3 घंटे में इसके ऊपर में और क्लैरिटी आएगी कि पेपर एक्चुअल में कैसा था। अगर पेपर थोड़ा मॉडरेट रहता है और 2025 जैसा नहीं रहता है, क्योंकि हमारे सामने अभी 2025 और 2024 का जो एग्जाम्पल है कट ऑफ मतलब 30,000 रैंक जनरल EWS OBC के लिए जहां ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलती है, उसके लिए जो मार्क है वो अगर आप देखेंगे तो 2024 में जहां 650 था और 2025 में जहां 525 था, तो इसके बीच में ही ये रहने की संभावना है। हो सकता है कि ये जो है करीब 600-610 रहे, लेकिन 45 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलना, 15 मिनट एग्जामिनेशन में ज्यादा वक्त मिलना, इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अगर पेपर में बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अच्छा कर पाएंगे। फिजिक्स लग रहा है कि थोड़ा मॉडरेट से टफर साइड में है, पर अभी और डिटेल आना बाकी है, तो उसी के हिसाब से फिर मैं आपको प्रेडिक्ट कर पाऊंगा कि क्या स्कोर वर्सेस रैंक रह सकता है। और स्कोर वर्सेस रैंक जब हमें पता लगेगा तो हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कट ऑफ कहाँ रहने की संभावना है। सर, जैसा कि हर साल प्राइवेट सीट्स की फी बढ़ती जा रही है, तो सर आपको क्या लगता है पेरेंट्स को किस तरह का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए स्कोर और कट ऑफ के बेसिस पे? देखिए, एक बार अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है, मैं यहाँ अभी सबसे पहले बात कर रहा हूँ जो जनरल कैटेगरी EWS या OBC है। अगर आप 30,000-35,000 रैंक से नीचे हैं और जनरली ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा जैसा है या उससे भी टफ है, अगर आप हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, ऐसे स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए अगर एक बार आप ऑल इंडिया कोटा से या अपने स्टेट से गवर्नमेंट कॉलेज को मिस करते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा इशू है वो है बजट का। जो मिनिमम बजट है अभी भारत में वो केरला में है और वो भी लगभग 50 लाख रुपए का बनता है। इस बार केरला में 5 साल की जगह हो सकता है 4.5 साल की फीस हो, नंबर 1। नंबर 2, केरला में अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल भी पास हो गया है। हो सकता है कुछ कॉलेजेस अपने आप को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर लें और फीस बढ़ा लें। तो केरला की भी अभी फीस के बारे में 2026 की फीस, केरला के भी अभी 2026 की फीस की क्लैरिटी आनी बाकी है। लेकिन किसी भी सिचुएशन में अगर आपके स्टेट में कोई स्टेट कोटा नहीं है, आपका बजट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कम से कम 45-50 लाख का ये भारत में मिनिमम है, ये आपके पास होना ही चाहिए। अब अगर आपके पास 45-50 लाख का बजट है और स्कोर ठीक ठाक है तो आपको अपने ऑप्शंस देखने चाहिए। जैसे राजस्थान में आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस में पेमेंट सीट है, आप उसके लिए सोच सकते हैं। अगर आप दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ ऐसे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां स्टेट कोटा है, जैसे पंजाब या वेस्ट बंगाल, तो आप अपने स्टेट के स्टेट कोटा के कट ऑफ की तरफ देख सकते हैं कि क्या आपको वहां सीट मिल रही है। साउथ में हर एक स्टेट में स्टेट कोटा है, चाहे वो कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, तो वहां आपको खास करके ये बेनिफिट है। लेकिन नॉर्थ में हर जगह स्टेट कोटा नहीं है, तो आपको ठीक ढंग से समझना पड़ेगा कि आपको मिनिमम बजट में कहाँ कॉलेज मिल सकता है। ये एक्सरसाइज आपको करना होगा और ये एक्सरसाइज आपके लिए करने की सख्त जरूरत है। इसके लिए अगर आप चाहें तो मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपके पास लोअर बजट में क्या ऑप्शंस हैं। ओके सर,
जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि प्राइवेट सीट्स की फी बढ़ती जा रही है इंडिया में, और आजकल बहुत ही अधिक मात्रा में बच्चे अब्रॉड एमबीबीएस के लिए भी मूव कर रहे हैं। तो सर आपका इसमें क्या ओपिनियन है सर? क्या ये सेफ ऑप्शन है बच्चों के लिए, या फिर पेरेंट्स सेफली इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक सेफ्टी की बात है तो कुछ डेफिनेटली कंट्रीज हैं जो सेफ हैं, लेकिन अगेन फिर वो सस्ते नहीं हैं। आप नेपाल जा सकते हैं, लेकिन नेपाल भी कोई सस्ता नहीं है। नेपाल में आपके पास बजट कम से कम 50 लाख होना चाहिए। आप जॉर्जिया जा सकते हैं, लेकिन जॉर्जिया में भी आपके पास बजट कम से कम 40 लाख का होना चाहिए। जो अगर सस्ते वाले आपके कंट्रीज हैं, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ऐसे कंट्रीज में आपको सोच समझ के जाना होगा, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट के एडवाइजरीज में भी वो आपको वार्न कर रहे हैं कि ऐसे कंट्रीज में आप न जाएं। तो आपको डिस्करेज किया जा रहा है कि ऐसी कंट्रीज में आप न जाएं। इसके अलावा रसिया, जिसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन वहाँ के दूसरे इश्यूज हैं लैंग्वेज या वेदर का। तो अगर आप उस लैंग्वेज या वेदर के इश्यूज के साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं तो रसिया जा सकते हैं। रसिया कंपैरेटिवली सेफर भी ऑप्शन है, और चूंकि काफी पुराने जमाने से वहाँ मेडिकल की पढ़ाई हो रही है, कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो 100 साल से ज्यादा पुराने हैं, तो आप रसिया के ऊपर में बिलीव कर सकते हैं और रसिया जा सकते हैं, जो आपको थोड़ा कंपैरेटिवली चीपर ऑप्शन है। ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि नेपाल बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पर वो महंगा है, वहाँ पे एमबीबीएस की फी महंगी है। तो अगर सर उसे इंडिया से कंपेयर करें हम लोग, इंडियन फीस से, अगर इंडिया में जो प्राइवेट सीट्स की फी पेरेंट्स पे करने वाले हैं और नेपाल में जो पे करने वाले हैं, तो क्वालिटी में कितना का डिफरेंस रहेगा? या इंडिया में होने के बाद, मिलने के बाद भी नेपाल का ऑप्शन ऑप्ट किया जा सकता है? देखिए, नेपाल की क्वालिटी के बारे में कोई डाउट नहीं है। नेपाल के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस तो काफी बढ़िया है, जैसे मणिपाल या काठमांडू मेडिकल कॉलेज या नेपाल मेडिकल कॉलेज, इवन कॉम्स, चितवन, ये सब अच्छे कॉलेज हैं। इनकी क्वालिटी पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये उन्हीं के लिए ज्यादा फिजिबल और वायबल ऑप्शन है जिनको अगर उत्तर प्रदेश या बिहार में भी सीट नहीं मिलती है, या बिल्कुल नए कॉलेज में सीट मिल रही है, और जहां बजट उनको 90 लाख 1 करोड़ हो रहा है, तो उससे जरूर कंपैरेटिवली ये बेहतर ऑप्शन है। और ऐसे स्टूडेंट्स खास करके जिनका स्कोर 200, 250, 300 तक है, तो वो नेपाल को ऑप्ट कर सकते हैं अगर उनका बजट 55, 60, 65 लाख का है। तो नेपाल उनके लिए फिजिबल और अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया में उनको अच्छे प्राइवेट कॉलेज के लिए कम से कम 90 लाख 1 करोड़ का बजट होना चाहिए। तो उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो नेपाल के कॉलेजेस भी ठीक हैं और बजट भी आपको थोड़ा रीजनेबल है। ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि रशिया के साथ हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, और वहाँ पे जो फी है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है। तो कुछ ऐसे कॉलेजेस आप बता सकते हैं सर जिसको बच्चे या पेरेंट ऑप्ट कर सकते हैं? जरूर, देखिए, कुछ बहुत अच्छे कॉलेज हैं रशिया में, लेकिन वो अगेन बहुत सस्ते नहीं है। जैसे कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है, आप जरूर उसको ऑप्ट कर सकते हैं। उसका अभी एग्जाम भी होने वाला है 8-9 जुलाई को। अगर आपको वो कॉलेज मिलता है तो बढ़िया कॉलेज है। इसके अलावा भी कजान स्टेट यूनिवर्सिटी या आपको कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो थोड़े 4 लाख 4.5 लाख में अच्छे ऑप्शंस देते हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं रशिया में जो 3 लाख से 4 लाख के फीस के जोन में हैं, और वो रीजनेबल भी है। तो 3 लाख से 4 लाख पर ईयर की फीस में आपको जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उसके लिए आप मेरी टीम के साथ संपर्क कीजिए। मेरे साथ आके बैठ के डिस्कस करना है वो कीजिए। करीब 8-10 ऐसे अच्छे ऑप्शंस हैं जिसमें आप 3 से 4 लाख रुपए पर ईयर की फीस में भी जा सकते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को आप पूरे डिटेल में समझने के बाद कंसीडर कर सकते हैं। सर, हमने डिफरेंट कंट्रीज के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर किया है। एक कंट्री के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए, वो है बांग्लादेश। सर, उसके बारे में सर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, बांग्लादेश अच्छा ऑप्शन है, खास करके बंगाल के मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि आपके लिए नज़दीक भी है और आपको कोई तकलीफ नहीं है वहाँ जाने में। पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा है। बांग्लादेश में आपको जो अभी सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है वो है बांग्लादेश का पॉलिटिकल सिचुएशन। अगर आप बांग्लादेश के पॉलिटिकल सिचुएशन से कंफर्टेबल हैं तो आप बांग्लादेश में जा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई में कोई डाउट नहीं है। बांग्लादेश के पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा है, लेकिन बांग्लादेश के लिए जो एलिजिबिलिटी है
उसके लिए भी हर कोई एलिजिबल नहीं है। बांग्लादेश में सिर्फ आपको 1 साल का ड्रॉप चलता है। मतलब अगर आपने 2025 में 12th पास किया था तभी आप बांग्लादेश के लिए एलिजिबल हैं। उसके पहले अगर आप 2024 या 23 में 12th किया आपने तो आप एलिजिबल नहीं हैं। साथ ही अगर आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स भी नहीं है तो भी आप बांग्लादेश के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बांग्लादेश के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस को आप देख लीजिए और पॉलिटिकली आप देखिए कि क्या आप कंफर्टेबल हैं वहाँ ट्रैवल करने के लिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं वहाँ ट्रैवल करने के लिए और एलिजिबल भी हैं तो बांग्लादेश खराब ऑप्शन नहीं है। बांग्लादेश के बारे में भी आप जरूर सोच सकते हैं। ओके सर, अभी पीछे न्यूज आ रहा था फिलीपींस को लेके सर, बीच में वहां पे एमबीबीएस के लिए बच्चे जा नहीं रहे थे, ऐसा न्यूज में आ रहा है कि फिर से वो स्टार्ट हो रहा है सर, उसके बारे में सर आपको क्या कहना है? देखिए, फिलीपींस एक बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप फिलीपींस को एज ए कंट्री कहेंगे तो वहाँ बहुत अच्छी, अगर फिलीपींस एज ए कंट्री आप मेरे से पूछेंगे तो फिलीपींस एज ए कंट्री वहाँ वेदर का कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप कंफर्टेबल वेदर में रहते हैं। लैंग्वेज के बारे में कहेंगे तो वहाँ मैक्सिमम लोग, जैसे इंडिया में मैक्सिमम जो फिलिपिनो हैं वो, जैसे इंडिया में हम लोग इंग्लिश कंफर्टेबली बोल पाते हैं वैसे वो भी इंग्लिश कंफर्टेबली बोल पाते हैं। तो लैंग्वेज और वेदर वहाँ कोई चैलेंज नहीं है। अब आते हैं पढ़ाई की क्वालिटी या पेशेंट लोड, तो हॉस्पिटल में पेशेंट लोड भी है और पढ़ाई की क्वालिटी भी अच्छी है। जो वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो दो था। एक था कि वहाँ का ड्यूरेशन, जो हमें 54 महीने की, जो हमें एनएमसी का गजट कहता है कि मिनिमम ड्यूरेशन 54 महीने का होना चाहिए और वहाँ 4 साल का 48 महीने का मेडिकल का कोर्स था। तो एक वो कंसर्न था। दूसरा कंसर्न है वहाँ बीएस के बाद आपको एनमेट एग्जाम में पास करना। ये दो बड़े कंसर्न है। अभी एक रिसेंट एक सर्कुलर बहुत ट्रेंड कर रहा है जिसमें 54 महीने वाली बात तो है, 1 साल का सेपरेट इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देने की तो बात है, लेकिन अभी भी एनमेट वाली क्लैरिटी वहां नहीं है। अगर एनमेट को भी हटा के सिंपल 54 महीने का कोर्स फिलीपींस जारी कर दे तो फिलीपींस एक अच्छा ऑप्शन। ओके सर, अगर इंडिया में बच्चों के पास बजट का कोई इशू नहीं है पर स्कोर काफी कम है तो क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं? देखिए, भारत में लो स्कोर पे भी आपको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, खास करके अगर आप बिग बजट्स के लिए तैयार हैं। इनमें जो ऑप्शंस हैं वो कर्नाटका में आपको अदर्स कोटा है, जहां आपको कोई एनआरआई डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं है और आप बिल्कुल लो स्कोर पे, जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर पे भी कर्नाटका के टॉप के प्राइवेट कॉलेज जैसे कैंपेगौड़ा, वैदेही, इस तरह के कॉलेज में भी जा सकते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी इंस्टीट्यूशनल कोटा है। हो सकता है इस साल उसको हटा दिया जाए क्योंकि उसको हटाने के ऊपर में भी बातचीत चल रही है, लेकिन अगर वो रहता है तो इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू भी महाराष्ट्र में भी आप इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू हाई फीस पे बिल्कुल लो स्कोर में जा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो एनआरआई कोटा है, एनआरआईज के लिए भारत में, वहां पर भी आप जस्ट क्वालिफाइंग में भी इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस में एनआरआई कोटा से आपको सीट मिल सकती है। तो अगर आपके पास हाई बजट है, एनआरआई है, तब तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी जा सकते हैं, अच्छे तगड़े प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हैं। अगर आप एनआरआई नहीं भी हैं तो भी अदर्स कोटा या इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू आप लो स्कोर पे भी हाई बजट में अच्छे कॉलेजेस में पहुंच सकते हैं। ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि एनआरआई कोटा के थ्रू बहुत सारे ऑप्शंस को ऑप्ट किया जा सकता है। पेरेंट्स का एक सवाल जो बार बार आता है, एनआरआई कोटा जो एक्चुअली में एनआरआई नहीं है, जो पेरेंट्स, उसका क्या प्रोसेस रहता है सर? देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट भी अब बहुत सीरियस है, बहुत स्ट्रिक्ट भी है। स्पॉन्सर्ड एनआरआई कोटा को बहुत जगहों से अब हटा दिया गया है, जैसे इवन डिम्ड में भी इस बार जो अभी एक और ऑलरेडी सर्कुलर आ चुका है, एमसीसी ने ऑलरेडी रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने इसकी क्लैरिटी को रखा है कि आपको एनआरआई को ये साबित करना पड़ेगा, स्पॉन्सर्ड एनआरआई को भी, कि वो स्टूडेंट के साथ कैसे रिलेटेड है और वो उसका लीगल गार्जियन है। ये वाला क्लॉज लाया है अभी एमसीसी ने। और आपको बहुत सारे स्टेट में, जैसे पंजाब है या हरियाणा है, जहां स्पॉन्सर्ड एनआरआई को सबसे आखिरी प्रायोरिटी पे रखा गया है, तो वहां आपको सीट मिलना मुश्किल होता है। लेकिन कई स्टेट में अभी भी स्पॉन्सर्ड एनआरआई से आपको आसानी से एडमिशन मिलता है। इसमें आपको राजस्थान है,
यहाँ आपको बड़ी आसानी से स्पॉन्सर्ड एनआरआई से एडमिशन मिलता है, या बिहार है, या छत्तीसगढ़ है, या मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज है। बिहार में भी प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, और छत्तीसगढ़ में भी प्राइवेट कॉलेज या मध्य प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज। कर्नाटका में भी अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एनआरआई सीट आई है। तो आपको कई जगहों पे, जैसे ये कर्नाटका है या राजस्थान है, जहां आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एनआरआई सीट है और वहां स्पॉन्सर्ड एनआरआई भी अलाउड है। अब स्पॉन्सर्ड एनआरआई का डेफिनेशन राजस्थान और कर्नाटका भी जब अपना काउंसलिंग रिलीज करेंगे तो वो क्लियर करेंगे कि वो किस तरह के स्पॉन्सर्ड एनआरआई की बात कर रहे हैं। लेकिन जो ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं बिहार के या छत्तीसगढ़ के या मध्य प्रदेश के, ये स्पॉन्सर्ड एनआरआई को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, ठीक है सर। अब सर एक आखिरी सवाल, बोर्ड मास कई सालों से स्टूडेंट्स को उनके एडमिशन प्रोसेस में, काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करते आ रहा है, पर आज के डेट में बहुत सारे नए ऐसे कंसल्टेंसीज हैं जो क्लेम करते हैं कि वो भी स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं और बेहतर तरीके से कर रही हैं। तो मेरा सवाल है सर कि बोर्ड मास कैसे अलग है इन सारी कंसल्टेंसीज से? देखिए, बॉडमास देखिए ऑनेस्टली और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर में जो भी आपको गवर्नमेंट के द्वारा जो उसका ब्रोशर रिलीज किया जाता है, उसके आधार पे जो भी बच्चों की संभावनाएं हैं उसके ऊपर में काम करता है। हम लोग कोई किसी भी तरह का किसी भी पेरेंट या स्टूडेंट को कोई भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं करते हैं, और यही सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अपने स्कोर, अपने बजट और अपनी कैटेगरी के आधार पे ही सीट पा सकते हैं। ये पेरेंट को भी समझना बेहद जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के, और उनका कहना है कि कुछ कंसल्टेंसीज या एजेंट्स उन्हें डायरेक्ट एडमिशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्कोर और बजट क्लेम करते हैं। तो सर इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बिल्कुल ही गलत बात है, और जो काउंसलिंग प्रोसेस है भारत में, एकमात्र विंडो है, इसी के थ्रू आपको एडमिशन मिलना है। तो कोई भी अगर आपको किसी भी तरीके से इस तरह का कोई भी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं डायरेक्ट एडमिशन कर दूंगा, कॉलेज के ओनर से मेरी पहचान है, किसी मिनिस्टर से मेरी पहचान है, तो ये सब बिल्कुल ही एकदम बकवास बातें हैं। आपको जब भी एडमिशन मिलेगा भारत में मेडिसिन में, तो वो आपको काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पर वापस से पेरेंट और स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस से ही आना पड़ेगा एडमिशन के लिए, चाहे आप ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर करें या आप जस्ट क्वालिफाइड हैं। दोनों लोगों के लिए एक ही विंडो है, वो है काउंसलिंग प्रोसेस। थैंक यू अशोक सर, आपने काफी समय हमें दिया, सारे सवालों के जवाब दिए। आई होप कि इन सारे सवाल के जवाब सुन के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन की बहुत सारी क्लैरिटी, जो डाउट्स और क्वेरीज थे, वो अभी क्लियर हो जानी चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार।